नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे अपना तीसरा पेपर डायनेमिक्स। उसके अपन ने दो डेरिवेशन किए, आर्य वेग अनुप्रस्थ वेग, आर्य त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण, कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग कोणीय त्वरण होता क्या है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक आपको एग्जाम्पल भी करवा चुके हैं। ये अब तक का मैटर हो चुका है। ओके, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठ गई होंगी जो अपन ने अब तक पढ़ी। जो क्वेश्चन है इसको देख के आपको क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। ओके, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, क्या पूछ रहा है। ओके, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड चीजें दी गई हैं और उसी से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है। हालांकि उसको हल करोगे तो थोड़ा सा आपको, मैंने इसे पहले वाली क्लास में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जो आपका अवकल समीकरण वाला पेपर था बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे काम में आएगा। ओके, देखिए पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक कण मूल बिंदु यानी ओ ध्रुव से प्रारंभिक रेखा की दिशा में F अपॉन ओमेगा वेग से प्रस्थान होता है। कौन? एक कण है, वो मूल बिंदु O से प्रारंभिक रेखा यानी OX की दिशा में F अपॉन ओमेगा वेग से प्रस्थान करता है। ओके, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग क्या है? ओमेगा। मूल बिंदु के सापेक्ष है उसका अचर कोणीय वेग। कोणीय वेग अचर है। कोणीय वेग होता क्या है? कोणीय वेग होता है डी थीटा बाई डी टी, ये आपको बता चुके हैं। तथा अचर ऋणात्मक त्वरण माइनस एफ से चलता है। अचर ऋणात्मक त्वरण, यहाँ पे एफ त्वरण हो जाएगा, इसका ऋणात्मक त्वरण है माइनस एफ से चलता है। प्रूफ कीजिए, ये आपको प्रूफ करना है कि अर्य वेग की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती है, अर्थात अर्य वेग की दर है वो ऋणात्मक होती है, किंतु उसकी सीमा यानी जो अर्य वेग की दर है उसकी जो सीमा है वो शून्य की ओर अग्रसर होती है। एक चीज तो ये प्रूव करनी है। ये भी सिद्ध कीजिए कि पथ का समीकरण ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा है। ये आपको पथ का समीकरण लेके आना है। इसमें आर है, थीटा है, तो आपको मैंने कहा था आपको ज्ञात करना है आर और थीटा में संबंध जो आपके पास दिया गया है उसी कंडीशन के हिसाब से। ओके, तो जो दिया गया पहले उसको अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं जो अपने को प्रूव करना है वो आता है नहीं। ओके, तो देखिए इसमें एक तो कोणीय वेग दे रखा आपको ओमेगा और एक दे रखा आपको त्वरण माइनस एफ। हालांकि वो अचर है, ऋणात्मक है, लेकिन त्वरण तो है। ओके, दो चीजें दे रखी हैं, उनको उपयोग करते हैं। रही बात कि वो एफ अपॉन ओमेगा वेग से प्रस्थान करता है, वो कहाँ पे काम में आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले जो चीजें अपने को आसान लग रही है, जो दिए गए हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ओके, कोणीय वेग दिया गया ओमेगा और हम जानते हैं कि कोणीय वेग को अपन प्रदर्शित करते हैं डी थीटा बाई डी टी से। ओके, तो ये समीकरण एक और आपको क्या दे रखा है, ये त्वरण से चलता है। अब देखिए ये कहाँ पे चलता है, ये प्रारंभिक रेखा की दिशा में चल रहा है, ठीक है। लंबवत तो नहीं चल रहा था, उसकी दिशा में चल रहा है, मतलब ये कौन सा त्वरण है? यहाँ पे त्वरण अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो ये अर्य त्वरण है या फिर ये अनुप्रस्थ त्वरण है। तो ये कौन सा त्वरण है? अर्य त्वरण है, क्योंकि ये प्रारंभिक रेखा की दिशा में है, उसके लंबवत नहीं है। ओके, तो देखिए अर्य त्वरण होता क्या है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसका मान कितना दे रखा है? माइनस एफ। ये आपको थोड़ा सा इसको पहचानना पड़ेगा, ये कौन सा त्वरण है।
अर्य त्वरण है या अनुप्रस्थ त्वरण है। तो अर्य और अनुप्रस्थ है वो दोनों की डेफिनेशन आपको पता ही है। या आर डबल डॉट को क्या लिख सकते हो, d2r बाई dt स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर मतलब डी थीटा बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ। अपने पास समीकरण 1 से मान है किसका, डी थीटा बाई dt का ओमेगा, वो यहाँ पे अप्लाई करोगे। ये आएगा d2r बाई dt स्क्वायर माइनस आर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ। इसको दे देना समीकरण 2 और इसमें यूज हुआ है कौन से समीकरण का 1। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, कौन सी चीजें आपको दी गई है उस हिसाब से चलना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिए क्या दिया गया है, क्या प्रूव करना है, और उसके बाद में इसको लिखना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, लिखना है। ओके, नोट करो। समीकरण 2 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप चाहो तो समीकरण 3 दे देना, हालांकि 2 और 3 एक ही है। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण को आप पहचान लीजिए, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू माइनस एफ। ये कौन सी समीकरण है, ये है अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण। जो आपका चर वहां पे वेरिएबल x था उसकी जगह r है। CF और PI इसके दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे क्योंकि बराबर में 0 नहीं है। उम्मीद है आपको इस स्टेटमेंट से याद आ गया होगा। ओके, तो आप ज्ञात करना अपने को CF और PI। पूरक फलन, पूरक फलन के लिए सबसे पहले लिखते हैं सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए जो d है उसकी जगह स्मॉल m यानी f जो d होता है उसकी m इज इक्वल टू 0। इसमें r नहीं लेते हैं, इसमें ये इधर का मान भी ले लेते हैं जिसको आप qx बोलते हो। ओके, ये आपको पहचानना पड़ेगा। आपका बटा हुआ है CF और PI आपको ज्ञात करने ही होंगे। ये जब तक CF और PI ज्ञात नहीं होता पूरा प्रोसेस है वो आपका सेकेंड ईयर की अवकल समीकरण का पेपर है, उसी से ही होना। ओके, उसके बाद देखेंगे अर्य वेग और उसके पथ का समीकरण। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं समीकरण 3 को। देखिए समीकरण 3 अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है और इसका हल यानी मान आएगा यहाँ से r का आएगा CF प्लस PI बराबर में 0 होता, केवल CF ज्ञात करेंगे। सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन। देखिएगा
समीकरण 3 का पूरक फलन CF याद करने के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे सहायक समीकरण। क्या होगा? m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m माइनस ओमेगा m प्लस ओमेगा, m के दो मान आ जाएंगे प्लस माइनस ओमेगा। पहचानिए मान वास्तविक, भिन्न, वास्तविक, समान या उनकी पुनरावृत्ति हो रही है एक चीज है, या फिर काल्पनिक और समान है या काल्पनिक और असमान है। ठीक है, तो आयटा तो इसमें है नहीं, तो वास्तविक है, एक प्लस है एक माइनस है, ओमेगा देखो कांस्टेंट है कोई। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस है, तो जो m का मान है तो इसका मतलब जो समीकरण 3 है इसके जो मूल है, या आप इसके समझ लीजिए जो मूल है वो क्या है, वास्तविक और भिन्न भिन्न। ओके, तो आपको इसका पूरक फलन लिखना आना चाहिए। क्या हो जाएगा? C1 e की पावर पहला मान ओमेगा, अब किसके सापेक्ष हो रहा है वो आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे थोड़ा सा, किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। प्लस C2 दूसरा कांस्टेंट e की पावर माइनस ओमेगा t। जहां C1 C2 क्या है, कोई कांस्टेंट है। ओके, ये इसका C है। अब याद करते हैं EI, EI का मान 1/FD, FD बोले तो FD बोले तो d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू QX, QX कर देते यहाँ पे, इसका मतलब R के बदल में बचेगा लेकिन कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, माइनस F कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये। वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 1, तो 1 है, उसको क्या लिख सकते हो, याद कीजिए वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो 1 है इसको क्या लिखोगे, इसको अपन लिखते थे e की पावर 0 इंटू x, इसकी जगह t आ जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/FD e की पावर ax, जहां पे d है वहां पे a अप्लाई हो जाएगा और वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये इसका मान, ये 1 यहां से बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पीआई आ जाएगा f अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ये 0 माइनस माइनस प्लस पीआई आ जाएगा f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका सारा इससे पहले वाली क्लास का प्रोसेस है और ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नोट करो इसको।
ये थोड़ा सा लिख लेना, आपको करवाया हुआ है 1/f(d) e की पावर ax, e की पावर ax ऐसे कैसे आ जाएगा, d की जगह आपको a अप्लाई करना है, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0। यदि 0 हो तो हमने दूसरी कंडीशन काम में ली थी, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो केवल आपको d की जगह a यानी यहाँ पर d की जगह 0 अप्लाई करना है। ओके, तो समीकरण 3 है, उसका हल क्या हो जाएगा, CF प्लस PI। R is equal to CF plus PI। ये समीकरण 4। R का मान क्या रहेगा, C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस F अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखिए आपको मान ज्ञात करके C1 और C2 के, ठीक है, तो C1 C2 के मान देखो ज्ञात ऐसे नहीं हो पाएंगे, आगे आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। जो C1 C2 है उनके मान आप ज्ञात कैसे करोगे, मतलब जो आपने अवकल समीकरण उसको हल किया है या समाकलन किया, तो जो आपके पास कांस्टेंट आया है आपको उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो ज्ञात होगा उसकी प्रारंभिक अवस्था से और उसके अनजस्ट मात वाली अवस्था से। ओके, ये थोड़ा सा नया है, आप इसको देखिएगा। अपने को ज्ञात करने हैं C1 और C2 के मान, ठीक है, यहाँ से तो ये देखो एक समीकरण से तो प्राप्त होंगे नहीं, तो अपने को एक समीकरण और लेके आनी होगी, और वो समीकरण क्या लेके आनी होगी, R है या यहाँ पे जो भी मान है उसका एक बार अवकलन करना है, और यहाँ पे t के सापेक्ष है तो t के सापेक्ष कर देंगे, dr/dt का मान आ जाएगा यानी r डॉट, और r डॉट क्या था, r डॉट था अरे वेग, u इज इक्वल टू r डॉट। ओके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। dr/dt या इसको r डॉट भी बोल सकते हो, एक बार इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो आप यदि t के सापेक्ष करते हो तो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी है, ये है नहीं, कांस्टेंट 0। अभी इसका आप अवकलन आसानी से कर लोगे, क्या होगा, C1 e की पावर ओमेगा टी का e की पावर ओमेगा टी फिर ओमेगा टी का ओमेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी और ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, किसका, माइनस ओमेगा टी का, और प्लस ये 0, ठीक है, ये समीकरण 5। तो इस तरीके से C1 C2 में दो समीकरण अपने पास आ जाएंगे, एक R जो अपने मान ज्ञात किया दी गई समीकरण से, एक dr/dt या r डॉट। ओके, अब इन दोनों को बारी बारी में हल करते हैं और देखते हैं C1 C2 के क्या मान अपने को प्राप्त होते हैं। देखिए आप लोग, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभ में यानी मूल बिंदु पर। तो इसमें देखो r क्या थी, याद कीजिए, r वो कोई बिंदु था P r थीटा, उसमें दूरी थी r, यानी O से जो बिंदु P है उसकी दूरी थी r। अब प्रारंभ में बात कर रहे हैं बिंदु O पर, ध्रुव पर, तो वहां पे r का मान कितना होगा, 0, ठीक है, कोण का मान भी 0, तो दूरी है उसका मान भी 0, समय का मान भी 0, और t समय पश्चात पहुंचता है बिंदु P पर। याद कीजिए डेरिवेशन की लैंग्वेज को। ओके, तो प्रारंभ में आपको देखो इसमें आपको कौन कौन से मान चाहिए उनको अप्लाई कर दीजिए। एक तो r, तो r बराबर 0, एक t है तो t बराबर 0, प्रारंभ में जो दूरी है उसका मान भी 0, समय का मान भी 0, ठीक है। अब समीकरण 4 से, तो देखिए समीकरण 4 से क्या आएगा, ये समीकरण आ जाएगी, ये 0 इज इक्वल टू C1 e की पावर 0, C2 e की पावर माइनस 0 प्लस f अपॉन ओमेगा स्क्वायर।
e की पावर 0 e की पावर -0 दोनों का ही मान 1। और ये ऐसे कैसे आ जाएगा एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अपने पास समीकरण क्या प्राप्त होगी, 0 = C1 + C2 + एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अपने को मान ज्ञात करने हैं किनके, C1 और C2 के। तो यहां से C1 + C2 का मान कितना हो जाएगा, -एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये अपनी पहली समीकरण आ जाएगी। ये C1 C2 में पहली समीकरण। दूसरी समीकरण कहां से आएगी, समीकरण 5 से। लेकिन इसमें परिवर्तन है, परिवर्तन कहां पे है, ये dr अपॉन dt यानी r डॉट। तो r डॉट क्या था, देखो r डॉट था अरिय वेग, यानी बिंदु P पर OP के अनुदिश वेग था। और ये अपने को देखो कुछ कह रहा है, आप इसकी लैंग्वेज है ना पढ़िए क्वेश्चन की। प्रारंभिक जो कण है वो f अपॉन ओमेगा स्क्वायर वेग से प्रस्थान करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रारंभिक वेग यानी जो इसका अरिय वेग यानी r डॉट का मान कितना है, r डॉट का मान f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो आगे देखिए कितना होगा। तो प्रारंभिक t का मान तो रहेगा 0, r का मान 0 रहेगा, लेकिन समीकरण 5 में r नहीं है, r डॉट है। तो r डॉट मतलब वो कौन से वेग से प्रस्थान कर रही है, उसका अरिय वेग। ठीक है, और वो कितना दिया गया आपको, f अपॉन ओमेगा। तो समीकरण 5 है, उसमें t की जगह 0 अप्लाई करेंगे और r डॉट की जगह f अपॉन ओमेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन है उसमें कंडीशन दी जाएंगी और उनकी सहायता से आपको C1 C2 जो भी कांस्टेंट आप ले रहे हो उनके मान आपको ज्ञात करने हैं। तब समीकरण 5 से कितना होगा, देखो r डॉट का मान f अपॉन ओमेगा, ये हो जाएगा C1 ओमेगा e की पावर 0 माइनस ये कितना हो जाएगा C2 ओमेगा e की पावर -0 e की पावर 0 -0 दोनों का ही मान 1। मान क्या बचेगा, C1 ओमेगा माइनस C2 ओमेगा। इसको हल कर लेंगे, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी C1 और C2 में। समीकरण 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, वहां से मान ज्ञात कर लेंगे किसका, C1 और C2 का। वो मान अप्लाई कर लेंगे किसमें, जो आपके पास R का मान है, समीकरण 4। ओके, C1 C2 का मान ज्ञात करते हैं। उम्मीद है ये प्रोसेस आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नोट कीजिए, लिखो इसको। यहाँ से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, C1 माइनस C2 बच जाएगा और बराबर में f अपॉन ओमेगा। C1 माइनस C2 का कितना मान होगा, f अपॉन ओमेगा स्क्वायर।
समीकरण 7, समीकरण 6 और 7 से आप आसानी से मान ज्ञात कर सकते हो C1 और C2। तो इनको ऐड करेंगे तो ये C2 से C2 कैंसिल और ये f अपॉन ओमेगा स्क्वायर से f अपॉन ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। C1 प्लस C1 टू C1 इज इक्वल टू 0, C1 का मान 0। ये C1 का मान आप चाहे तो 6 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 7 में रख दीजिए। समीकरण 6 में रखोगे C1 का मान 0, तो जो C2 है उसका मान कितना आ जाएगा माइनस f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आप साथ में भी रख के देख सकते हो, तो C1 है उसका मान 0, तो ये आएगा माइनस C2 इज इक्वल टू f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो वहां से आएगा C2 का मान माइनस f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मान ये आएगा C1 C2 के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे जो कि R का मान है। ओके, क्योंकि देखो अपने को चाहिए है ना पद का समीकरण, उसमें R और है ना थीटा इंक्लूड होना चाहिए। R तो हो कम से कम, थीटा को और देखते हैं। C1 C2 के मान समीकरण 4 में रखने पर R का मान C1 e की पावर ओमेगा t, C1 का मान 0, C2 माइनस f अपॉन ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस ओमेगा t प्लस का f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा पूरा, यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। R का मान f अपॉन ओमेगा स्क्वायर, क्या बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस ओमेगा t। अब देखिए जो पद का समीकरण पूछ रहा है वो यही आ रहा है क्या, वो यही आ रहा है। थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे मान है वो आ रहा है ना थीटा के पदों में आ रहा है, जो भी मान आ रहा है, ठीक है, और बाकी सेम है। इधर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू है 1 माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी। तो यानी ओमेगा टी है उसका मान ज्ञात करना आपको थीटा के पदों में। तो सोचिए आप थोड़ा सा कि थीटा का मान है वो कहाँ से ज्ञात हो सकता है। अपने को देखो शुरू में दिया गया है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, और वहां से संबंध ज्ञात हो सकता है ना थीटा और ओमेगा में, यही अपने को चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि जो दिया गया है उसके हिसाब से जो यहाँ पे मान चाहिए वो है ना थीटा के पदों में है ना किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। ठीक है, देखिए इसको समीकरण दे देना 8। ओके, समीकरण 1 थी शायद अपनी, समीकरण 1 से डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, यहाँ पे चर पृथक विधि अप्लाई करेंगे। डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, इसका दोनों तरफ समाकलन करेंगे। क्या आ जाएगा डी थीटा का समाकलन थीटा ओमेगा कांस्टेंट, डी टी का समाकलन टी, और
प्लस में कोई कांस्टेंट C3। फिर समस्या C3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो समीकरण 2 प्रारंभ में देख लीजिए कौन कौन से मान है, थीटा और टी, और दोनों ही क्या है, 0 है। प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, और ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 9 में। मान आ जाएगा C3 का, C3 का जो मान आ जाएगा वो फिर से अप्लाई कर देंगे समीकरण 9 में। तो मान आ जाएगा किसमें, ये थीटा और जो ओमेगा टी है इनमें संबंध प्राप्त हो जाएगा। वो मान कहाँ अप्लाई कर देंगे, समीकरण 8 में। क्या प्राप्त हो जाएगा, पथ का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ओके, पूरा प्रोसेस आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नोट करो। तो ये थीटा का मान आ जाएगा ओमेगा टी, क्योंकि ये मान रखोगे इसमें, थीटा की जगह 0, तो टी की जगह 0, तो ये सारा पद 0, C3 का मान 0, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। समीकरण 9 से। अब समीकरण 10 और समीकरण 8 से। क्या मान आएगा, R इज इक्वल टू एफ ऑन ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा हो जाएगा। जहाँ पे ओमेगा टी है वहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, थीटा। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा। और ये क्या आपका कण के पथ का अभिष्ट समीकरण है। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ये है। ये आपका पहला आंसर है। अब और देखिए और क्या पूछ रहा है कि अरे व्यक्ति जो आपकी दर है वो कभी भी धनात्मक नहीं होती, ठीक है। और लेकिन उसकी जो सीमा है वो शून्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। तो अरे वेग में परिवर्तन की दर, तो देखो जो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है वो वेग होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर मतलब त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा ये सिंपल सी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। उसमें देख लीजिए क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि अर्य वेग की दर है वो कभी भी धनात्मक नहीं होती। तो अर्य वेग की दर मतलब अर्य त्वरण, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। तो जो अपने समीकरण 2 बोल रहा है, समीकरण 3 है, उसको लेके चलते हैं। देखिए
देख लीजिए आप, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर, ये यहाँ पे था ना डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, तो उसकी जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर आर का मान, ओमेगा स्क्वायर आर का मान समीकरण 11 से करके, तो आपका पथ है उसके समीकरण से कितना हो जाएगा, एफ इंटू ओमेगा स्क्वायर आर का मान कितना हो जाएगा, एफ इंटू 1 माइनस सी की पावर माइनस थीटा, ये मान। ओके, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। अपन ने यही समीकरण क्यों लिया, क्योंकि जो आपका आर्य वेग है उसकी तरफ गुजरा, मतलब उसमें परिवर्तन की तरफ, तो आर्य वेग डी आर बाई डी टी, उसमें परिवर्तन मतलब डी बाई डी टी, ये तो है, इससे आपको ज्ञात होगी आर्य वेग में परिवर्तन की दर। इसका थोड़ा सा विस्तार करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस एफ ई की पावर माइनस थीटा, ये माइनस एफ से माइनस एफ कैंसिल, अपने पास समीकरण आ जाएगी डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस एफ इंटू ई की पावर माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, और इस समीकरण से वो दोनों कंडीशन प्रूफ हो जाएंगी। थोड़ा सा और है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस एफ ई की पावर माइनस थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी, साथ में डी आर बाई डी टी, इसका मान क्या होगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर और इसका मान माइनस एफ ई की पावर माइनस थीटा। आगे वेग में जो परिवर्तन की दर है वो कभी भी धनात्मक नहीं होती, क्या होती है, ऋणात्मक। चाहे इनका जो भी मान हो वो बाहर माइनस है, तो इसकी दर क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, एक चीज यहाँ से प्रूफ। अरे वेग की जो दर है, परिवर्तन की दर है, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यहाँ से आप बोल सकते हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको जो सीमा है वो शून्य की ओर अग्रसर होती है, उसको और देखिए। यानी तो ये परिवर्तन की दर, इसकी सीमा।
ये देखिए इसकी सीमा वो शून्य की ओर अग्रसर कब होगी, लेकिन इसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होगी यदि थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी। कैसे, देखो यहाँ पे जो आपका थीटा है इसकी जगह आप रखते हो इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा ये। इसको क्या लिखोगे, 1/e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी, और ये 1/इंफिनिटी जी, ये 0 साथ में कोई भी मान हो 0, इसकी जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगी, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगी, और कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि थीटा है वो इंफिनिटी की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ओके, ये आपका आज का क्वेश्चन था। तो साथ में कंडीशन अप्लाई होगी तभी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होगी, और जो इसकी परिवर्तन निर्धारण है वो ऋणात्मक होगी, और जो इसका पद का समीकरण है हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा। ओके, ये आज का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ यहाँ से है और कुछ आपका इससे पहले वाली क्लास से है। जो मान है वो आपको पता होने चाहिए, अगर ये वेग हो, अनुप्रस्थ वेग हो, अगर ये त्वरण हो, अनुप्रस्थ त्वरण हो। ओके, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।